Hi, now we will see how to approach clinical questions in microbiome and biochem. What happen na in the exams, large que- आजकल एग्जाम में ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं क्लिनिकली बायोकेम और माइक्रोबायोम में। तो वो बड़े क्वेश्चंस देखकर हम घबरा जाते हैं एंड वी फील कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट एक्चुअली दे आर द मोस्ट ईजी। मतलब ये अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। मतलब आपको लग सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सब कुछ हमें पता नहीं होता, तो ये ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। और दूसरी बात ये भी अच्छा है कि हमें उसमें से सब कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ की पॉइंट्स अगर भी हमें पता होगी ना तो हम उसका आंसर कर सकते हैं। तो इसलिए ना जो भी क्वेश्चंस दिए बायोकेम या माइक्रोबायो में, मेनली ये दो सब्जेक्ट के, उनमें की पॉइंट्स ढूंढने क्वेश्चंस में। उनके अगर क्वेश्चन देखकर हमें कुछ समझ में नहीं आया ना तो एक बार ऑप्शंस भी देखने, ऑप्शंस देखकर भी हम समझ सकते हैं कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। फॉर एग्जांपल अगर चारों ऑप्शंस मतलब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेस के नाम है तो हम समझ सकते हैं कि वो उसी टॉपिक से, तो वो इन्फॉर्मेशन याद करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और इन दो सब्जेक्ट्स में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे क्लिनिकल सिम्टम्स समझकर कौन सा डिसीज़ है ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत बार ऐसे होता है ना कि बहुत सारे डिसीजेज जो भी दिए हैं ना उनके क्लिनिकल सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। उनको डिफ्रेंशिएटिंग करने वाले कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, उनको हम की पॉइंट्स बोलते हैं। तो उससे ही हम एक ऑप्शंस पे आ सकते हैं और बाकी के ऑप्शंस रूल आउट कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो सब हमें सेम ही लगेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले हमने बायोकेम में से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीजेज देखे थे। इन डिसीजेज़ के सिम्टम्स में मैंने सारे सिम्टम्स नहीं बताए थे इन डिसीजेज़ के, क्योंकि ना कुछ सिम्टम्स लाइक हेपेटोमेगली, हाइपोग्लाइसीमिया, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज़ है ना, तो वो लीवर को अफेक्ट करता ही है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स ऐसे कॉमन होते हैं जो हर डिसीज़ में होंगे ही, तो उससे हमें ये नहीं पता चल सकता कि कौन सा वाला डिसीज़ है। इसलिए मैंने सिर्फ वही सिम्टम्स यहाँ पे मेंशन किए थे कि जो डिफ्रेंशिएटिंग है, मतलब कि वो वही डिसीज़ है, ये हमें बस बता सकता है। ऐसे की पॉइंट्स है, ऐसे ही सिम्टम्स बताए थे। और आप भी जब पढ़ाई करेंगे तो ऐसा ही करना चाहिए कि मतलब जो कॉमन सिम्टम्स है वो नहीं भी किए तो चलेगा, सिर्फ डिफ्रेंशिएटिंग जो पॉइंट्स है, डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स है, उनको ही आपको याद रखना चाहिए। जब हम माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ाई करते हैं ना तो हमें ना सारे ऑर्गेनिजम्स, मतलब हम नोट्स जब पढ़ते हैं तो कैसा सोचते हैं कि एक एक ऑर्गेनिज्म का पूरा देख लेंगे, उससे हम उसे फैमिलियर हो जाएंगे कि उसका कल्चर मीडिया कौन सा है या फिर कौन से डिसीज़ कॉज करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ऐसे एक एक ऑर्गेनिज्म देखेंगे और उसके बाद में फिर सारे ऑर्गेनिजम्स का एक साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसे ऐसे हम सोचते हैं, पर वैसा कभी नहीं करना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिजम्स को सिक्वेंशियली जैसे नोट्स में दिया होता है ना, ऐसा कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा स्टार्टिंग से उसका कंपैरेटिव स्टडी करना चाहिए। मतलब अगर हम उसका कल्चर मीडिया देख रहे हैं तो एक ऑर्गेनिज्म का हर एक ऑर्गेनिज्म का कल्चर मीडिया में से सेपरेट सेपरेट कभी नहीं देखना चाहिए। सभी के कल्चर मीडिया एक साथ करने चाहिए, सभी के वेक्टर्स एक साथ करने चाहिए। अगर मोटिलिटी आई है तो सभी ऑर्गेनिजम्स की मोटिलिटी एक साथ करनी चाहिए, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी होता है तभी हम लॉन्ग टर्म तक उसको याद रख सकते हैं। इससे सेपरेट सेपरेट ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो वो हमें कभी याद नहीं रहता। तो इतना टाइम वेस्ट ही क्यों करना है, स्टार्टिंग से ही कंपैरेटिव स्टडी करना है। एक एक ऑर्गेनिज्म कभी नहीं पढ़ते बैठना चाहिए। अब ऐसे की पॉइंट्स कौन से हैं जो मतलब डिफ्रेंशिएटिंग है माइक्रोबायो में और बायोकेम में। बायोकेम में तो मोस्ट ऑफ द डिसीजेस का ना एक क्वेश्चन में एंजाइम मेंशन होता है कि ये एंजाइम डिफेक्टेड है, इसलिए हम डायरेक्टली आंसर पे आ सकते हैं कि वो डिसऑर्डर कौन सा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बायोकेम में जो भी एंजाइम डिफिशिएंसी या डिफेक्ट की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी लिस्ट याद रखना। फिर यूरिन ऑर्डर से बहुत सारे डिसीजेस, अल्केप्टोन्यूरिया या समथिंग फिनिलकीटोन्यूरिया, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस हैं कि जो सिर्फ यूरिन ऑर्डर का नाम मेंशन होते हैं वहाँ पे, उसे हम डायरेक्टली उसका आंसर कर सकते हैं। और इंक्लूजन बॉडीज़ तो हमेशा हर तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोकेम में, माइक्रोबायो में, पैथोलॉजी में। माइक्रोबायो में कुछ एटलीस्ट ये पॉइंट्स है कि आपको इनका मतलब सारे जो अगर चार्ट्स या पल्स दिए होंगे तो अच्छे से करने, इंक्लूजन बॉडीज़ का, मोटिलिटी का, स्ट्रेन कौन सा यूज़ हुआ है, वैक्सीन स्ट्रेन। इस साल ना इंक्लूजन बॉडी पे और वैक्सीन स्ट्रेन पे डायरेक्ट क्वेश्चन था, मतलब इतना भी पता होता तो उसका आंसर डायरेक्टली कर सकते थे हम। वेक्टर का एक चार्ट है वो पूरे अच्छे से करना है। कल्चर मीडिया और ट्रांसपोर्ट मीडिया सब ऑर्गेनिम्स का एक साथ ही एक बार ही करना है। और फोटोज़ तो आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब चाहे रेडियोलॉजी में हो, सभी तरफ ना वो फ़ोटोज़ डालते हैं।
तो बहुत सारी जगह फॉर एग्जांपल एक जो पैरासाइट है ना, सिर्फ पैरासाइट के एक से ही हम पैरासाइट का नाम बता सकते हैं डायरेक्टली। तो उसका क्लिनिकल फीचर अगर बाकी की चीज़ें उसके बारे में पता भी नहीं होगी ना, तो डायरेक्टली इससे कर सकते हैं। और इसका हमेशा फ़ोटो देते हैं, उनको बहुत पसंद है एक पैरासाइट के एग्स का फ़ोटो देना। फिर सिस्टेमिक फंगाई का है, डर्मेटोफाइट्स है, पिलेरियल वॉर्म है, मॉस्किटोज एंड वेक्टर्स। एटलीस्ट कम से कम ना इन चीज़ों की फ़ोटोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों की फ़ोटोज़ अच्छे से करना है। नाउ आई विल टेल यू द मस्ट नो पर्ल्स फ्रॉम माइक्रोबायो की ये पर्ल्स कभी मिस नहीं करना है। अगर बाकी के पर्ल्स नहीं भी किया तो चलेगा, बट ये कभी मिस नहीं करना है। ये स्टेन्स ये तो एक बार ही करना है, मतलब पैथोलॉजी में भी आता है, हर जगह आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा पर्ल है जो सब तरफ यूज़ होता है। ये ऑर्गेनिजम्स की मोटिलिटी है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ईजी भी एक बार किया तो। फिर स्टरिलाइजेशन के मेथड्स जो है ना, जो जनरल माइक्रोबायो से, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं और एक बार पढ़ा ना तो आपको समझ में आ जाए कि ये बहुत ईजी है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मतलब सिर्फ इंक्लूजन बॉडीज़ देखा ना तो भी हम उसका ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा डिसीज़ है। फॉर एग्जांपल ना इस साल आया था ये टोरेस बॉडी और येलो फीवर। मैंने इसे याद रखा था मेरे टेक्निक से कि टूर पे जाते हैं बहुत सारे लोग, मतलब टोरेस बॉडी टूर पे जाने के लिए, मतलब दूसरे देश के लिए जाने के लिए हमारे मेडिकल कॉलेज जिसमें येलो फीवर की वैक्सीन लेती है ना, इसलिए ये येलो फीवर का इस साल वैक्सीन का स्ट्रेन पूछा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्ट, और पूरा जो ये टॉपिक है सिर्फ इतने पर्ल से पूरा हो जाता है। एक्चुअली ना सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का एक बहुत ही अच्छे से चार्ट दिया है, तो ये पर्ल उसके डायग्राम्स देखने के लिए, मतलब फ़ोटोज़ देखने के लिए इम्पोर्टेंट है। जो स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोका है उसके जो भी इन्फेक्शन है ना, उनके फ़ोटोज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रेप्टोकोकस की फ़ोटोज़ है। फूड पॉइजनिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 1 to 6 आवर्स और 8 to 16 आवर्स का याद में रखना कि इसमें 2 है, इसमें 2 है, और बाकी के ऐसे याद रखना कि बाकी के जो भी आएगा वो मोर देन 16 आवर्स की इंक्यूबेशन पीरियड के बाद होगा। मतलब अगर कुछ खाने के 6 घंटे में अगर वोमिटिंग डायरिया कुछ हुआ ना, तो या तो ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस हो सकता है या बैसिलस सीरियस। अगर उसने राइस खाया है तो ये होगा, अगर बाकी कुछ भी खाया है तो ये होगा। एक्चुअली ये इन फर्स्ट 2 पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर 8 to 16 आवर्स होगा तो हम सोच सकते हैं कि ये दोनों में से एक हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैक्सीन पे। इस बार पूछा था येलो फीवर का 17D। मैंने ऐसे याद रखता था कि टूर पे जाते हैं ना टूरिस्ट बॉडी, तो हमारे पास वैक्सीन लेने के लिए आते हैं येलो फीवर के। उनको 17 दफ़ा बताता हूँ मैं कि 17 टाइम्स उनको बताता हूँ कि यार ऐसी इन्फॉर्मेशन भरनी है, पर फिर भी वो पेशेंट्स बार बार मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये फॉर्म कैसे भरना है, वो फॉर्म कैसे भरना है, इसलिए उसका 17D वैक्सीन का स्ट्रेन से याद रखा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसे सेपरेट बैक्टीरिया करते वक्त नहीं करना चाहिए, इसको एक साथ ही करना चाहिए, बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। ये वेजिटेशंस ये तो पैथोलॉजी में भी होगा, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है, एक बार किया था। ये मैलिग्नेंसीज एसोसिएटेड विथ एक्चुअली वायरसेस ही नहीं सारे, उसका आगे भी एक पर्ल आएगा। वैक्सीन्स के टाइप्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो लाइव एटेन्यूएटेड कौन से और किल्ड कौन से, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, मैं आपको बाद में इसका थोड़ा सा इजी टेक्निक बताऊंगा। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन से टाइप के कंडीशन में, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। आजकल नीट में बहुत पूछते हैं इस क्वेश्चन बायोटेररिज्म पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मुश्किल लगता है, पर ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिकेट्सिया और ओरिंशा के स्पीसीज सारे, इनमें कम से कम मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म से कौन सा डिसीज़ होता है और कौन सा वेक्टर होता है, एटलीस्ट ये 3 चीज़ें पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मुझे ना सबसे अच्छा, बहुत ही सबसे अच्छा पर्ल लगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो 5 है ना, तो हम 1 2 3 4 5 इनको बहुत ही ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस पर्ल से। बहुत ही यूज़फुल पर्ल है ये वही उनके फ़ोटोग्राफ देखने के लिए।
वैक्सीन और उनके स्ट्रेंस। फिर ये एक है मतलब माइक्रोबायोम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है वायरसेस में, उनमें से कम इतना ये तो पता ही होना चाहिए कि डीएनए कौन से वायरस है, आरएनए कौन से, एनवेलप्ड कौन से और नॉन एनवेलप्ड कौन से। ये मेडिसिन में भी काम आता है, पैथोलॉजी में भी काम आता है, हेपेटाइटिस में जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो। ये भी हर जगह मेडिसिन माइक्रोबायोम में काम आता है, और ये इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मतलब ये आपको अच्छे से करना है कि कौन सा कब बढ़ा तो मतलब कौन से फेज़ में क्या क्या होता है, कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं। ये हेपेटाइटिस वायरसेस पाँचों का पूरा इन्फॉर्मेशन एक साथ है। ये रूबेला तो हर जगह आता है, मतलब तो इस एक ही पल से रूबेला बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए यहीं से कर लो। यही मैलिग्नेंसीज कॉज करने वाले एजेंट्स ये है इम्पोर्टेंट, मतलब कौन से कैंसर कॉज होते हैं, कौन से एजेंट से। वो दूसरा वाला पल और एक पल, ये दोनों पल साथ में करनी चाहिए। ये कौन से कैंसर होते हैं कौन से एजेंट की वजह से। बायो टेररिज्म, इंक्लूजन बॉडीज़, ये है फोटोग्राफ्स में जो बोल रहा था सिस्टेमिक फंगाई की। ये मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन में क्लिनिकल फीचर्स है, बट एटलीस्ट फोटोग्राफ से इन चारों सिस्टेमिक फंगाई को अच्छे से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए फोटोग्राफ अच्छे से कर लो। ये डर्मेटोफाइट्स मैंने बोला था, ये 3 डिफ्रेंशिएटिंग फोटोग्राफ्स। ये फिलेरियल वर्म्स के फोटोग्राफ्स। ये एग्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। एग्स इन पैरासाइट। ये मलेरिया के सारे डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स एक साथ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ये इसको तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। वेक्टर्स और ये एक बार किया तो थोड़ा इजी भी हो जाएगा। यू कैन सी कि आप इस पर 23 क्वेश्चंस पूछे। ये भी हेल्प करते हैं, मतलब की पॉइंट्स की टाइप। कभी कभी ऐसे नेम्स दिए होते हैं क्वेश्चन में इनके। इंक्लूजन बॉडीज़, ये तो काइनेक पे भी हो जाएगा, पर यही पे कर दिया तो अच्छा होगा। ये एक अच्छी बात है, मैं बता रहा था ना आपको कि क्यू बैंक क्यों अच्छा है, क्योंकि यही पल गायनेक में भी रिपीट होगा ऐसे का ऐसे। सो यहाँ पे अगर हम कर लेंगे इसे और गायनेक पढ़ेंगे तो वहाँ पे रिवीजन टाइप हो जाएगा हमारे फर्स्ट रीडिंग में। ये कौन से फर्स्ट डिसीज़ कौन सा है, 6 डिसीज़ कौन सा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट मीडिया एक साथ करना है, और सारे जो मीडिया है ये आई विल ट्राई टू मेक ट्रिक अबाउट इट कल मीडियाज़ की, पर ये सारे मीडियाज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीडिया दिया होगा ना, और अगर उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में बाकी कुछ पता भी नहीं होगा, तो सिर्फ कल्चर मीडिया से भी हम कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो गेस कर सकते हैं। बस इतने ही इम्पॉर्टेंट है माइक्रोबायोम में पल्स, मतलब इतने ही है ऐसे नहीं, बट ये मस्ट नो है। इसके अलावा भी जैसे क्वेश्चन बैंक करेंगे तो बाकी के पल्स हम कर सकते हैं। और यू विल थिंक कि हमें ऐसा करना चाहिए कि पल रट्टा मारना चाहिए और उसके रिलेटेड क्वेश्चन से यहीं पे करने चाहिए। वी कैन डू लाइक दैट ऑल्सो, बट बेटर वे क्या है ना कि माइक्रोबायो का सब्जेक्ट ही करो क्वेश्चन बैंक से, और उन क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस में जैसे जैसे पल्स आते हैं ना वैसे वैसे करो, मतलब उससे कंसेप्ट्स बिल्ड होते हैं। अगर हम डायरेक्टली ऐसे पल्स में से क्वेश्चंस करेंगे तो इतने अच्छे से कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते। एक सब्जेक्ट जब क्यू बैंक से करते हैं और उस पर जो पल्स आते हैं तभी हमारा कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड होते हैं और सब कुछ अच्छे से याद रहता है। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।